नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष कला हिंदी पंचम सत्र रुचि आधारित CBCS पाठ्यक्रम GE 1A हिंदी हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा। इस पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी दूसरी इकाई जो है, इस पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई जो है ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रीय काव्यधारा। इसके अंतर्गत यहाँ हमारा राष्ट्र और संस्कृति जो है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि हमारा राष्ट्र और संस्कृति। राष्ट्र किसी भौगोलिक राजनैतिक इकाई के निवासियों की सामूहिक चेतना का नाम है। इस चेतना के विकास में उस देश के भूगोल से अधिक उसके इतिहास का हाथ होता है। सुदीर्घ इतिहास की परंपराओं में राष्ट्र की एक प्रवाहन संस्कृति जन्म लेती है। युग के प्रवाह में संस्कृति की बाह्य संस्कृति में अंतर आता रहता है, पर उसका मूल स्वर बना रहता है। इस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है जिसकी अपनी एक चिरंजीवी संस्कृति है। वेद, शास्त्र, पुराण, काव्य उसी संस्कृति के वीरूत्त है। संस्कृति का स्वरूप विज्ञान की भांति सार्वभौम नहीं होता है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा होती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल संस्कृति का राष्ट्र के साथ अनिवार्य संबंध मानते हैं। उनके मत अनुसार विचार और कर्म के क्षेत्र में जो राष्ट्र का सर्जन है वही उसकी संस्कृति है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण प्रकार है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। संस्कृति राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भारत की राष्ट्रीयता की सच्ची पहचान यहाँ की अपनी संस्कृति है। डॉक्टर आबिद हुसैन ने भारत की राष्ट्रीय संस्कृति के संदर्भ में लिखा है कि संस्कृति का निवास व्यक्तियों के समुदाय विशेष में होता है, जिसे हम समाज कहते हैं। जब किसी समाज में राजनीतिक एकता के साथ सांस्कृतिक एकता भी होती है, तब उसे राष्ट्र कहा जाता है। संस्कृति एकता के कारण ही राष्ट्र में मूलभूत एकता का निर्माण होता है, जो विकट परिस्थितियों में भी राष्ट्र को अमर बना सकती है। भारत के संबंध में यह बताना अक्षरशः सत्य है। अंत में अपनी उस एकता विधियों संस्कृति का साक्षात्कार करना चाहिए। समाज की सर्वोत्तम उपलब्धियों की सामूहिक संज्ञा संस्कृति है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ वेदों के काल से आज तक साहित्य की एक ऐसी अक्षोचनीय आवाहर धारा मिलती है जिसमें यहाँ तक कि पुरातन संस्कृति के दिव्य रूप का दर्शन होता है। राम और कृष्ण जैसे महामानवों के उदात्त चरित्र से यहाँ की संस्कृति और साहित्य अभिभूत है। ये मानव रत्न अपने समाज के लिए जीवन जीते रहे हैं। समाज के कष्टों से उन्होंने वेदना का अनुभव किया। इन लोगों ने समाज के लिए संगठन और संघर्ष किया। अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखों की तिलांजलि देकर उन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। इनके इस महान कृतित्व को स्मरण करते हुए भारतवासियों ने इन्हें न केवल महापुरुष और महामानव कहा, बल्कि इन्हें साक्षात ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया। मनुष्य और समाज के जीवन में सर्वोत्तम तत्व इन महापुरुषों के जीवन में बताया जाता है कि हम कह सकते हैं कि यदि भारतीय संस्कृति का मूर्त रूप कहीं देखना हो
तो राम और कृष्ण का चरित्र देखना चाहिए। भारत एक विशाल देश है। यहाँ उत्तर में नागाधिराज हिमालय है जो विश्व से सबसे ऊंचा पर्वत है, तो दक्षिण में शांत महोदधि जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सका मही पंडित हिमवान का शिखर भारत माता के शीशों पर मुकुट जैसे सुशोभित है, और कन्याकुमारी के तरम्य तट पर लहराने वाले अमुद्दी मानो शीश पटक पटक कर इस भारत माता के चरण परखाता है और इसकी उत्तराल तरंग में मां के पदनकम का स्पर्श करके शांति पाती है। फूंगी फल की रम्यता और हरी तिमा से संयुक्त केरल भी तटभूमि है और जो सागर से गला मिलकर अटखेलियां करती रहती है। यह उत्तर भारत की हरी भरी उर्वरा भूमि है जो राजस्थान के मरुस्थल और दक्कन की पठारी और पतलरी भूमि है। यहाँ 3 मौसमों और 6 ऋतुओं का सुहाना देश है। यहाँ की प्रकृति ने वह सब कुछ जुटाया है जो कभी भी विश्व में है। ऐसा भी रम्य वसुंधरा पर देवता क्या स्वयं भगवान मानव तन धारणा करके नील लीला करने को ललायित हो रहे थे। यहाँ भारतवासी संज्ञा के साथ कोई रूप रंग नहीं बल्कि अनेक रंग रेखाओं से बनी हुई है। ये एक मनोरम आकृति हमारी आंखों से सम्मुख उभरती है। कश्मीर की गोराई, गंगा तट की गहराई, गेहूं रंग और तलिमा प्रांत का काला रंग एक साथ उजागर हो उठता है। पंजाब की दाढ़ी, कालिंगी और पंजाबिनी के लहंगा सलवार, राजस्थानी के घुमचे और घाघरदार चुनर, बंगाली की पानी पीक भरी मुखकृति और ढीली ढाली धोती, मराठी की कसी हुई धोती, नाटा कद और दोक्षक बांधे कर्मठ महिलाएं और दक्षिण भारतीयों की लुंगी और फूलों की सुंगारित बालों वाली तरुणियां एक साथ भारत का भव्य चित्र बनाती हैं। रूप रंग वेशभाषा खान पान की इन इंद्रवनी विविधताओं में भी एक आंतरिक एकता का सूत्र विद्यमान है। यह एकता है इनकी एक महान संस्कृति है। प्राचीन काल से इनकी इस महान संस्कृति एकता के सेतु का निर्माण धर्म ने किया था। अनेक विविधताओं के साथ भी सारे लोग भारतवासी थे। वे उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वर और कन्याकुमारी तक तथा पूरब में गंगा सागर और जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारिका धाम और सोमनाथ तक को अपनी तीर्थभूमि मानते हैं। दक्षिणवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी के जल से बद्री केदारनाथ के अभिषेक कराकर पुण्य लाभ लेता है, तो उत्तरवासी गंगोत्री के जल से रामेश्वर के शिवलिंग और कुमारी देवी का अभिषेक कराते हैं। हरिद्वार, प्रयाग, रामेश्वर आदि के कुंभ पर्व पर सारा भारत एक साथ उमड़ पड़ता है। भाषा, वेश, रंग, रूप, खान पान का भेद इस अंतर ज्योति में धुन मिल पड़ता है। एक साथ एक पंक्ति में उत्तर भारतीय और दक्षिणवासी अपने पत्र पुष्प हाथों में लेकर देवार्पण को बढ़ाते हैं। आज्ञावत प्राचीनता को धुधुन अंधकार से प्रभाव प्रारंभ होने वाले हमारे इतिहास से चली आ रही यह एकता हमारी संस्कृति की आत्मा है। कौन सा भूभाग है जहां समस्त भारतवासियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली तीर्थधाम नहीं है? उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा और काशी, तो तमिलनाडु में कंचीपुरम, रामेश्वर, कन्याकुमारी और मीनाक्षी हैं। असम में कामाख्या देवी, बंगला में कलकत्ते की काली, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, गुजरात में द्वारिकाजी, सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, महाराष्ट्र में मुन्मा देवी। कहाँ तक गणना की जाए इस धरती का,
तो कण कण भगवान का कहा गया है। इस धार्मिक सांस्कृतिक एकता को समर्पण करने के लिए भारतवासी भले ही अपने कुएं के जल से स्नान करता था तो भी मंत्र उच्चारता था। गंगे च यमुने चैन गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सिंचन संधि कुरु। इस आंतरिक एक सूत्रता को लक्ष्य करके ये जे अपस्वामी ने कहा है, भारत की संस्कृति ने मुख्यतः धार्मिक प्रवाह का अनुमान किया है। यहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नताएं प्रांतीय भाषा या जातीय धाराओं का अनुमान कर सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक शक्तिशाली सुसंगठित उत्साही तथा सुरत पंजाबी में था तो एक लघुकाय काले धर्मव्रत तमिल में, जिसके मुख पर चिंतन परक झुर्रिया है। कितना अंतर है, फिर भी वे दोनों हिंदू हैं, भारतीय हैं और उसकी संस्कृति में वास्तविक ऐक्य है। भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष उसके ज्ञान क्षेत्र में भी झंकृत होता है। हमारा देश एक धर्म अध्यात्म प्रधान देश रहा है। दान दन्य और कला कौशल्य की व्यापक समृद्धि के साथ साथ यहाँ ज्योतिष्य, खगोल, धनुर्विद्या, आयुर्वेद, मंत्र विद्या और गणित का ज्ञान उत्कर्ष पर पहुंचा था। उसकी इस महिमा का बखान विदेशियों ने भी मुक्त कंठ से किया है। पहनिया और स्नेहांगना जैसे चीनी यात्रियों के विवरणों, इबत्तु और फारसी जैसे इतिहास लेखकों तथा अन्य सभी अनेक प्राचीन लेखकों से यहाँ के विकसित ज्ञान विज्ञान और यहाँ के समृद्धि का वर्णन मिलता है। सैयद सुलेमान नदवी के अनुसार महात्मा मसीहा से 2 शताब्दी पहले आगा धरतीस नामक यूनानी इतिहास लेखक लिखता है कि जहां भारत के समुद्र तट से यमन आते हैं और वहां से मिस्र पहुंचाते हैं। एक दूसरे अरब यात्री ने लिखा है, भारत का समुद्र मोती है, उसका पर्वत लाल है और उससे वृक्ष इत्र है। गणित का ज्ञान तो भारतवासियों ने को इतना था कि यही से अंक विद्या विश्व के अन्य देशों में पहुंची है। अरब से इसी से इस हिंसा कहते हैं। अरब से अब यहाँ विद्या यूरोप में गई है तो इसे अरबिक साइंस कहा जाने लगा है। इधन खलकान के अनुसार भारत के निवासी गणित और ज्योतिष में बड़े हुए हैं और उनकी एक विशेष भारतीय लिपि है। विचार चिंतन की विद्या भी उन्हीं के पास आई हुई है। वे ऐसा मंत्र जानते हैं कि यदि उसे पढ़े दे तो विश्व का प्रभाव निरर्थक हो जाएगा। हमारी संस्कृति जो है, हमारी स्थापत्य और संगीत कलाएं भी अपना शनि नहीं रखती। अनेक राग रागिनियों का निर्माण द्वारा संगीत एक शास्त्रीय रूप प्रदान किया गया है। उससे ऐसे राग तथा उनकी स्वर साधना से साप मंत्रमुग्ध हो जाता था, दीपक जल उठते थे और मेघ वर्षा करने लगते थे। स्थापत्य कला का रूप दक्षिण भारत में मंदिरों में देखने को मिलता है। तंजीरों का वही मंदिर, श्री राम का विशाल मंदिर, मीनाक्षी मंदिर की कलाकृतियां, कोणार्क के सूर्य मंदिर के भाव गणेश हमारी कला संस्कृति का गौरव गाथा गाते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्र और उनके रंग, सिंधु घाटी का नगरीय भावावेश तथा हाथी गुफा की विशाल प्रस्तुति मूर्तियां आश्चर्य में डाल देती हैं। इसी प्रकार वैभवपूर्ण स्थिति आयुर्वेद और चिकित्सा आदि की भी थी। युद्ध विद्या में भी हम किसी से कम नहीं थे। अग्नि और जल की वर्षा कराने वाले बाणों से आधुनिक बाणों में और संहार करके वापस लाने वाले बाणों से क्षेत्र का अनुमान होता है। आकाश मार्ग में गमन करने वाले पुष्पक आदि विमानों का वर्णन इस कवि कल्पना नहीं है। भारतीय साहित्य जो है
तो भारतीय साहित्य आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ है। उसमें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक का राग और एक ही स्वर में गुंफित हुआ है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, संस्कृत में महाकाव्य से प्रारंभ हुई ईश्वर भावना और तने नक्तेन भुजिंगा या त्यागमयी भावना का निर्देश ही हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आदि समस्त भाषाओं में के साहित्य में मिलता है। यह भी सरस्वती की कैसी अंतर्धारा है कि सभी भाषाओं की अपनी लिपियां अलग हैं, सबके अपने व्याकरण अलग है। एक भाषा भाषी दूसरी भाषा भाषी समझ नहीं सकता, पर सभी भाषाओं के संतों और कवियों के हृदय के तार ऐसे मिले हुए हैं कि सबकी वीणा से एक ही स्वर निकलता है। तुलसी हो, कुंभ हो, कुतवासिया हो, सबके चरित्र नायक राम है। सूर हो, मीरा हो, नरसिंह मेहता हो या साधु शंकरदेव हो, सबकी वाणी में कृष्ण लीला मधुर व्याप्त है। रामायण और महाभारत के अनेक कहानियां हमारी समस्त भाषा के साहित्य को आच्छादित किए हुए हैं। ऐसी एकता की और प्रणयमयी अंतर्धारा का दिव्य रूप विश्व के किसी अन्य देश में शायद ही देखने को मिले। यह है भारतीय संस्कृति की गरिमा और महानता। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता के अधिष्ठानी है। वह विविधता में एकता के प्रतिनिधि का प्रतीक है। वह फूलों की एक क्यारी है जिसमें अलग अलग रंग भी फूल खिले हैं। अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं, अलग अलग उनकी गंध है, पर सब मिलकर उस क्यारी की शोभा है। सबके समर्पण से यह क्यारी सजी हुई है और इनमें से एक फूल भी मुरझा जाए तो वह क्यारी उदास हो जाती है। भारतीय संस्कृति माता सरस्वती के हाथों में विराजमान वीणा है जिसमें अनेक तार है और अलग अलग उनकी अपनी स्थितियां भी है, पर सब मिलकर एक स्वर और एक संगीत का सृजन करते हैं। और वह स्वर, संगीत और हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारे राष्ट्रीयता की आधारशिला, इस सांस्कृतिक दृष्टि की विशेषता है इसकी उदारता, त्याग, वृत्ति, समन्वय भावना और सर्वहित कामना। अपने इन्हीं गुणों के कारण भारतीय संस्कृति के शक होनों से लेकर आज तक अनेक विदेशी संस्कृतियों के आघात को सहा और सब के उदात्त तत्वों को आपने अंदर समेट लिया है। विश्व की सभी प्राचीन संस्कृतियां समाप्त हो गई है, पर भारतीय संस्कृति अपने इन्हीं गुणों के कारण आज भी जीवित है। शायर इकबाल के शब्दों में है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। यह बात हमारी भारतीय संस्कृति ही है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जीवंत शक्ति और प्रेरणा प्रदान करती है, और इसी के अमृत स्पर्श से यह राष्ट्र अमर है। विश्व के मानचित्र पर राष्ट्रों का उदय, अस्त और संस्कृतियों का जन्म का लोप होता रहा है। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति राजनीतिक पराधीनता के काल में भी अजय और अमर बनी रही है। यही स्थिति इस राष्ट्र की भी है। राजसत्ता भले ही विदेशी रही हो, पर इस राष्ट्र की शक्ति जागृत रही है। कभी राणा प्रताप, गुरु गोविंद, शिवाजी, तिलक, गांधी के रूप में भी, कभी दयानंद, रामकृष्ण, विवेकानंद, रामतीर्थ, अरविंद के स्वर में, कभी झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की ललकार में यह, और भी कालिदास, तुलसी, रहीम, रसकान, जायसी, भूषण और लाल की वाणी में हमारी इस राष्ट्रीयता के पीछे हमारी सांस्कृतिक चेतना का पाथेय सतत रहा है। और यही कारण है कि हम अपनी अस्मिता और पहचान को बनाए हुए आज भी विश्व के मानचित्र पर विद्यमान है, और
हमसे बहुत पीछे ही राष्ट्रीय शक्तियां काल के गर्त में समा गई हैं। इस तरह यह इकाई नंबर 2 का पॉइंट 1 था, हमारा राष्ट्र और संस्कृति। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कि आधुनिक राष्ट्रीय कविता की पृष्ठभूमि में हम देखने वाले हैं कि ये इसमें लेखक क्या कहते हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं और बाद में मिलते हैं।